आज फिर हम लोग डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट पर। फाइनल अकाउंट, ये हमारा सीरीज चल रहा है फाइनल अकाउंट और उसके एडजस्टमेंट्स। तो लेट अस डिस्कस अपॉन द पॉइंट 17 पॉइंट एबनॉर्मल लॉसेस और एक्सीडेंटल लॉसेस ऑफ गुड्स एंड लॉसेस ऑफ फिक्स एसेट्स। हम लोग सब जानते हैं कि बिजनेस में कभी ना कभी लॉस होते रहता है, लेकिन लॉस हमारे दो तरह से हो सकते हैं बिजनेस में। एक तो नॉर्मल लॉस हो सकते हैं, जो हमारे बिजनेस के जो नेचर है उस नेचर से हम लोग बिजनेस करते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका थोड़ा बहुत लॉस होते रहता है। जैसे अगर हमारा पेट्रोल का बिजनेस है तो पेट्रोल धूप से गर्मी से मॉइस्चर बनकर उड़ते रहता है, बड़ा मुश्किल है, तो नॉर्मल लॉसेज है। कहीं टपकता है, कहीं गिरता है, हल्का फुल्का गिरता रहता है। जितना हम यूज़ करेंगे बिजनेस को ऑपरेट करेंगे तो इस तरह की कुछ न कुछ बूंदा बूंदी गिरते रहते हैं। ये कह सकते हैं कि नॉर्मल लॉस है। इनका वाष्प बन के उड़ जाना ये सब नॉर्मल लॉस है। लेकिन इसके अलावा जो बाई चांस कभी कभार लॉस होते हैं, उनका नेचर नहीं हो बार बार ऐसे होने का, तो कह सकते हैं जब कोई एबनॉर्मल सिचुएशन आ जाए, एबनॉर्मल सर्कमस्टांस आ जाए, जब ऐसा बार बार होता नहीं है, लेकिन जब एबनॉर्मल सर्कमस्टांस आ जाए, जैसे आग लग जाना, ये आग का लगना हमारे बिजनेस में बार बार नहीं होता है। चोरी हो जाना, ये चोरी का होना भी ये बार बार नहीं होता है। ये जितने स्तर, भूकंप आ जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये जो भूकंप है, अर्थक्वेक है, एक्सीडेंट है, चोरी हो जाना है, तो ये बार बार नहीं होते हैं, सामान्य परिस्थितियों में नहीं होते। ये सब एबनॉर्मल असाधारण परिस्थितियाँ होती हैं। एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेज हैं, उसमें इस प्रकार के लॉस होते हैं। ये लॉस, चोरी हो जाए इससे लॉस हो सकता है, भूकंप आ जाए उससे लॉस हो सकता है, आग लग जाए उससे लॉस हो सकता है, कोई एकाएक बहुत बड़ा घोटाला कर ले उससे हो सकता है, कोई ब्लास्ट कर गया इससे लॉस हो सकता है। तो जो हमारे बिजनेस में इन कारणों से लॉस होते हैं, जो सामान्य परिस्थितियों में ऐसे घटनाएं घटती नहीं हैं, कभी कभार असामान्य परिस्थितियों में घटनाएं घटती हैं, तो इन घटनाओं के कारण जो हमारा लॉस होता है दैट इज नोन एज एबनॉर्मल लॉसेस। अब ये जो एबनॉर्मल लॉसेज है, अगर हम थोड़ा ये देखें, यहाँ पर एक मीनिंग हल्का सा हमने इंडिकेट कर दिया है कि लॉसेज ड्यू टू सम एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस। एबनॉर्मल सर्कमस्टांस, नॉट नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, नॉट नॉर्मल सिचुएशन बट एबनॉर्मल सिचुएशन। Abnormal circumstances such as fire, theft, accidents, abnormal spoilage, leakage, breakage, pilferage, ये सब इसके कॉजेज हैं, रीजन्स हैं। एंड सच लॉसेज आर कॉल्ड एबनॉर्मल लॉसेज। तो बिल्कुल हम समझ गए कि इन कारणों से हमारे व्यापार में लॉस हो सकते हैं। किस चीज़ का लॉस, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो माल हमारा जल गया, माल हमारा चोरी हो गया, माल हमारा नष्ट हो गया, जो गुड्स है, तो हम लोग कह सकते हैं कि एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स। अगर मान लो कि इन घटनाओं के कारण ये जो हमारा एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेज हैं, इनके चलते अगर हमारे बिजनेस में यूज़ हो रहा है, बिजनेस में प्रयोग हो रहे एसेट्स हैं, जैसे फर्नीचर है, मशीन है, अगर इनका लॉस होता है तो ये भी हमारे एबनॉर्मल लॉस के अंदर आएंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एबनॉर्मल लॉसेस कैन बी डिवाइडेड फर्स्टली इनटू टू पार्ट्स। ये जो एबनॉर्मल लॉसेज हैं इनको हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक तो कह सकते हैं कि लॉस ऑफ गुड्स या लॉस ऑफ स्टॉक, और दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि लॉस ऑफ फिक्स एसेट्स। ये दोनों लॉस हमारे हो सकते हैं। अब एक बार में हो या अलग अलग हो, इसका कोई मतलब नहीं है। जब एक्सीडेंट होगा तो हो सकता है कि दोनों का लॉस हो जाए। जब चोरी होगी तो हो सकता है कि माल का लॉस है लेकिन फर्नीचर और एसेट के लॉस नहीं है, या हो सकता है कि चोरी है तो सिर्फ फर्नीचर चुरा लिया किसी ने, हमारे माल को छोड़ दिया। तो ये कुछ भी सिचुएशन हो सकता है। लेकिन जब एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में ये घटनाएं घटती हैं, इनके चलते जो लॉस होता है, तो इन्हीं लॉसेस को हम लोग कहते हैं एबनॉर्मल लॉसेस ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू पिलफरेज, ड्यू टू फायर, ड्यू टू अर्थक्वेक, एंड कह सकते हैं इस चीज़ को। तो चलिए हम देखते हैं कि पहले बात करेंगे हम लोग। तो पहले बात करेंगे ये जो लॉस ऑफ स्टॉक है या लॉस ऑफ गुड्स है, ये एबनॉर्मल लॉस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये नाम हम लोग एक अकाउंट खोलेंगे इसके लिए। आप अच्छी तरह समझ जाना
कि इन करते हमारा माल का लॉस है, तो क्या करेंगे हम। तो पहले समझाने की चाहिए, ये जो हमारा लॉस हो रहा है हम समझाना चाह रहे हैं कि इसके लिए हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे। हम लोग लिख सकते हैं लॉस बाय थेफ्ट। आपको लगता है कि चोरी से लॉस है तो, या अगर लगता है कि एक्सीडेंट से है तो लॉस बाय एक्सीडेंट, या आपको लगता है कि लॉस भूकंप से हुआ, अर्थक्वेक से, तो ये लिख दीजिए जिस कारण से ये लॉस हुआ है। अगर आपको लगता है कि लॉस या आग लगने के कारण है तो लॉस बाय फायर लिख सकते हैं। तो ये बाई के बाद आप वर्ड लगा दीजिए जिसके चलते लॉस है, चलेगा। या इस वर्ड को छोड़कर आप चाहें तो दूसरा लेजर बना सकते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। लॉस ऑफ स्टॉक, ध्यान रखना है वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉस ऑफ गुड्स, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। दो प्रकार के एबनॉर्मल लॉसेज हमने डिवाइड कर दिया। पहले हम लोग बात कर रहे हैं लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ गुड्स के बारे में। ये जो हमारे गुड्स हैं हम लोग इनको स्टॉक का नाम देते हैं। तो वर्ड लगा सकते हैं जो हमारा लॉस हुआ है तो लॉस ऑफ स्टॉक कह सकते हैं, या लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, फायर, जो नाम लगाना लगा ले। मतलब एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा इस लॉस के लिए, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात कर ले कि जो हमारे ये गुड्स हैं या माल है गोदाम में, हमारे कीमती माल होते हैं, तो अक्सर व्यापारी करता क्या है कि इसका इंश्योरेंस करवा लेता है, अक्सर होता है। अभी हम नहीं कह रहे कि 100% होना ही होना है इंश्योरेंस, मर्जी है व्यापारी के इंश्योरेंस कराए ना कराए। तो इंश्योरेंस इसका हो भी सकता है, इंश्योरेंस नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान में रख के चलना है। अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ, पहले केस में हम लोग मान लेते हैं कि ये जो गुड्स है अनइंश्योर्ड है, इसका इंश्योरेंस नहीं कराया गया है। इंश्योरेंस कराने का क्या मतलब है, क्योंकि कीमती माल है, अगर ये लॉस हो जाएगा, किसी भी कारण से लॉस होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसके क्षतिपूर्ति करेगी, उसको कंपनसेट करेगी। यानी जो लॉस हुआ है वो लॉस का भरपाया इंश्योरेंस कंपनी हमको कर देगी, बिजनेस को कर देगी। अगर इंश्योरेंस नहीं हुआ है और ये लॉस हो गया तो फिर हमें मिलना नहीं है, पूरी तरह हमारा लॉस हो गया, वापस नहीं मिलेगा, ख़त्म हो गया। तो पहले सिचुएशन हम लोग मान के चलेंगे कि जो हमारा लॉस ऑफ गुड्स है जिसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है, तब लॉस होगा तो मिलना तो है नहीं। तो एक नाम हमने सजेस्ट किया था कि या तो आप ये लेजर क्रिएट करोगे लॉस बाय थेफ्ट, या लॉस बाय एक्सीडेंट, या लॉस बाय फायर, जो करना है कर लो। या उसके बदले में, इस नाम के बदले में हम लोग कह सकते हैं कि लॉस ऑफ स्टॉक। अब इसमें जोड़ना नहीं है लॉस ऑफ स्टॉक कि ये फायर के चलते है, आग के चलते, किसके चलते पता नहीं, बस लॉस है हमारा स्टॉक, सीधी सी बात है। तो या तो आप ये बनाइए लेजर, चाहे ये बनाइए, कुछ भी बनाइए। और ये फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, माल का इंश्योरेंस कराया है या नहीं कराया है। पहली लाइन में आपको याद रखना है कि अगर हमको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो देखते हैं कि इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो हम देख रहे हैं इस चीज़ को कि सबसे पहली एंट्री करेंगे, चाहे माल इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, वो एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एंट्री हमारी क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री हम पास कर लेते हैं। फिर देखेंगे बाद में कि बैलेंस शीट पर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पर इसका क्या इम्पैक्ट होता है, देखेंगे बाद में। पहले देखते हैं क्या एंट्री बन सकती है इसकी। तो हम ऐसा कर लेते हैं, लॉस ही लिख लेते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट। ये जो लॉस हमारा स्टॉक है, स्टॉक मीन गुड्स, ये जो लॉस ऑफ गुड्स है या लॉस ऑफ स्टॉक है, हम लॉस मान रहे हैं पहले नज़र में, इसलिए डेबिट करेंगे, नॉमिनल अकाउंट हो रहा। और टू क्या लिखेंगे, दो केसेस होते हैं, या तो इसको सीधे तौर पर परचेज से माइनस करते हैं तो परचेज को क्रेडिट कर लेते हैं, ठीक है, या कुछ लोग परचेज से माइनस ना करके उसको ट्रेडिंग में क्रेडिट करते हैं। तो हम यहाँ पास कर रहे हैं टू परचेज,
कुछ लोग इसको ट्रेडिंग भी कर देते हैं, देख लेना इसको। पूरे अमाउंट, फुल अमाउंट, ये कितना अमाउंट आएगा यहाँ पर, जितना हमारा लॉस हुआ है, फुल अमाउंट, पूरे अमाउंट को ट्रांसफर करना है। फुल अमाउंट कितना लिखेंगे, चाहे जितना लॉस हुआ उसको एसर्टेन करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कितने अमाउंट का गुड्स हमारा लॉस हुआ है, उसकी पूरी राशि इस एंट्री में फिल करनी है आपको। एंट्री क्या बनेगी, पहली एंट्री के लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट या फायर, जो बनाना है बनाइए। तो थोड़ा छोटा ये लाइन आ रहा है इसमें, तो लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट फुल अमाउंट लिखना है टू परचेज अकाउंट। हम इसको टिक कर, जो प्रीफर करना, हम लोग परचेज को प्रीफर कर रहे हैं कि अगर आप ये एंट्री बनाएं ज़्यादा बेहतर रहेगा। अमाउंट कितना लिखना है, ये हो गया। बीइंग लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर या थेफ्ट या जो भी हो, ट्रांसफर टू परचेज अकाउंट या एडजस्टेड विथ परचेज अकाउंट। अब दूसरी एंट्री आते हैं इसमें। अब देखना है दूसरे केस में कि पहले तो हमने कर लिया, फर्स्ट नज़र में हमने उसको पूरे लॉस मान करके डेबिट कर दिया, परचेज से एडजस्ट कर दिया, ये एंट्री हमारी हो गई। ये एडजस्टमेंट की एंट्री है। अब देखना है क्या ये गुड्स इंश्योर्ड था या अनइंश्योर्ड था। चलो मान लेते हैं कि ये गुड्स अनइंश्योर्ड है। जब अनइंश्योर्ड है तब पूरा ही लॉस हमारा हो गया, मिलना तो है नहीं। ऐसी हालत में जब अनइंश्योर्ड गुड्स हो, यहाँ पर लिखा हुआ एक पॉइंट, अनइंश्योर्ड गुड्स, जब अनइंश्योर्ड गुड्स है तो पूरा का पूरा अमाउंट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री बनाएंगे, अनइंश्योर्ड एक इशारा कर देते हैं आपको हम, अनइंश्योर्ड गुड्स, तो सीधे प्रॉफिट पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। इस चीज़ को प्रॉफिट एंड लॉस हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो दूसरे केस पर ध्यान देना, हम लोगों को क्या करना है, ये रिवर्स कर देंगे हम लोग और ये आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू, ये ट्रांसफ़र हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, टू लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट। ध्यान रखना अनइंश्योर्ड गुड्स है तो पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट आ गया इसमें। फुल अमाउंट बीइंग द अनइंश्योर्ड गुड्स या बीइंग द लॉस ऑफ स्टॉक अनइंश्योर्ड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वहाँ चला गया। ये हो गई हमारी कौन सी एंट्री, ये एंट्री हमारी हो गई एडजस्टमेंट की एंट्री। कब, जब लॉस ऑफ स्टॉक हो और जिसका इंश्योरेंस नहीं किया गया हो। आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा कि गुड्स जो है हमारा इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। क्लियर बात है। तो ये दो एंट्री हो गई किसकी, एडजस्टमेंट की एंट्री हो गई। अब हम देखते हैं कि अगर कहीं गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया होगा तब क्या होगा। अगर गुड्स का इंश्योरेंस कराया गया है, लॉस हो जाता है, वैसे हालत में क्या हो सकता है। जरा तीसरे बिंदु पर बात कर रहे हैं, यहाँ नोट करते रहे, इंश्योर्ड गुड्स, इंश्योर्ड गुड्स। अच्छा, जैसे इंश्योर्ड गुड्स का पता लगता है तो ये मतलब हुआ कि हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करना होगा, उसको इन्फॉर्म करना होगा, एक पूरा हिसाब किताब करके कितने कॉस्ट का हमारा माल लॉस हुआ है उसका हम ब्यौरा तैयार करेंगे, लिस्ट तैयार करेंगे, जो हमारे अथॉरिटी वो साइन करेंगे, फिर हम सबमिट करेंगे कहाँ, इंश्योरेंस कंपनी को बताएंगे, अप्लाई करेंगे कि हमारा ये आइटम इतने इतने वैल्यू का था, वो नष्ट हो गया आग से या चोरी से या भूकंप से, जैसे भी होगा। तो इस प्रकार हम इस प्रोसीजर के हवाले हम इंश्योरेंस कंपनी से दावा करेंगे, क्लेम करेंगे, इतने मूल्य का माल हमारा नष्ट है, लॉस हुआ है, अतः उसका भरपाया किया जाए या क्षतिपूर्ति की जाए। क्लियर है। तो मान लेते हैं कि पूरा का पूरा होता है, कई बार कि जब हम इंश्योरेंस कराते हैं तो जितने लाख का माल हमारे गोदाम में है उस पूरे माल का इंश्योरेंस नहीं कराते या कभी करा भी लेते हैं।
अगर मान लो कि 50 लाख का हमारा गुड्स था तो 50 लाख का इंश्योरेंस न करा के हमने 20 लाख का ही कराया है, तो कहेंगे कि जो फुल गुड्स था उस पूरे गुड्स में से कुछ गुड्स का हमने इंश्योरेंस कराया, कुछ का नहीं कराया, ऐसा भी हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं वह गुड्स जिसका इंश्योरेंस हमने कराया है। तो जब इंश्योरेंस कराया है तो हम क्लेम करेंगे, और जो इंश्योरेंस करेंगे वो पैसा हमें फ्यूचर में मिलने की आशा होगी, उम्मीद होगी। तब ऐसे इंश्योर्ड गुड्स के लॉस होने पर हम क्या एंट्री करेंगे? तब एंट्री करते हैं, चलिए मान लेते हैं कि हमारा पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट हो गया है। अगर एक्सेप्ट होता है तब तो हमारा लॉस हुआ नहीं, इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। तो हम एक एडजस्टमेंट ही पास करेंगे, उसके लिए पास करेंगे इंश्योरेंस क्लेम। या इंश्योरेंस क्लेम अगर न लिखा जाए और उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिखते हैं जिस कंपनी से हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। कोई तो कंपनी होगी इंश्योरेंस कंपनी जिससे हमने इंश्योरेंस करवाया है, या तो सीधे उस कंपनी का नाम को डेबिट किया जाए या फिर इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट किया जाए। इनमें दोनों में से कोई एक रख लेते हैं। हमने अब्लिक मार दिया और लिखते हैं या इंश्योरेंस कंपनी, और ये दोनों चीज़ें हैं हम इसको ऐसे कर लेते हैं, या इसको हम डेबिट कर लेते हैं DR। ठीक है, क्लेम एक्सेप्ट कर दिया। क्लेम जितना एक्सेप्ट कर उसको डाल देते हैं। तो मान लिया कि पूरे अमाउंट हमारा एक्सेप्ट हो गया है, और टू क्या कर दें, वही कहानी, ये जो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक है, लॉस ऑफ एक्सेप्ट, तो फुल इंश्योर्ड था, पूरा एक्सेप्ट हो गया तो पूरे अमाउंट इसमें आ जाएंगे, फुल अमाउंट आ जाएंगे। तो हम इसको फुल अमाउंट भी लिख सकते हैं जितना हमारा था। जब इंश्योर्ड गुड्स है तो एंट्री एक तो ये एंट्री हो गया, एक नंबर होना है, इंश्योर्ड हो चाहे ना हो। और जब इंश्योर्ड गुड्स है तो 1 नंबर एंट्री के बाद ये 3 नंबर एंट्री होगी, इस एंट्री को समाप्त कर देंगे, ये नहीं होगी। ये तब है जबकि उसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है तो पूरा लॉस हो गया, जिसको हम लोग PL अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। आज जब इंश्योरेंस करा लिए हैं तो पैसा तो मिलने वाला है, इसलिए हमारा PL अकाउंट में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इसलिए एंट्री नंबर दूसरी हम लोग क्रॉस कर देते हैं, नहीं करेंगे इस एंट्री को, सीधे इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री करेंगे। और वो क्लेम हमारा ऐसा होगा, या तो इंश्योरेंस क्लेम को डेबिट करें या इंश्योरेंस कंपनी के नाम को डेबिट करें, और उसमें अमाउंट भरें जो अमाउंट हमारा क्लेम के नाम पर एक्सेप्ट हो चुका है। और ये लॉस ऑफ स्टॉक यहाँ से समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये एडजस्टिंग एंट्री है। एक बात और हो सकती है इसमें, वो बात ये हो सकती है कि जब हमने इंश्योरेंस करा लिया है गुड्स का, और जब हम क्लेम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, तो हम तो पूरे अमाउंट का क्लेम करेंगे, फुल अमाउंट का जितना हमारा लॉस हुआ है। अब ये डिपेंड करता है कि इंश्योरेंस कंपनी कितना एक्सेप्ट करती है। ऐसा हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी कोई डाउट हो, कोई सस्पिशियस कुछ इंसिडेंट हो, उसको डाउट लगे कि जानबूझकर लोगों ने चोरी करा रखी है या एक्सीडेंट करा रखा है या जो भी करा हो। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी जांचेगी, देखेगी, समझेगी, तो जितना अमाउंट, जितना लॉस हमने क्लेम किया है लेने के लिए, और उसको डाउट कुछ होता है, तो उतने अमाउंट कंपनी एक्सेप्ट नहीं करेगी, कुछ करेगी एक्सेप्ट, कुछ नहीं करेगी, ऐसा हो सकता है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं पार्शियली एक्सेप्टेड या पार्शियली इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। अगर हमारा 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम है तो हमारा 4 लाख का इंश्योरेंस क्लेम तो कर लिया, लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी जांच पड़ताल करती है तो पाती है कि 4 लाख का लॉस नहीं है, बल्कि ये 3 लाख का लॉस है, 1 लाख का कुछ सस्पिशन में है, डाउट है। तो हमने जो 4 लाख का क्लेम किया था, अब कंपनी वो पास करती है या एक्सेप्ट करती है सिर्फ 3 लाख, तो 1 लाख तो कंपनी नहीं देगी हमको। तो वो जो 1 लाख है वो हमारा कंफर्म लॉस रहा, और अंत में हम लोग उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि इंश्योर्ड गुड्स हो
और उसका फुल्ली अमाउंट इंश्योरेंस क्लेम करने के बाद भी फुल्ली अमाउंट हमें एक्सेप्ट ना हो, इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे, तो वह पोर्शन क्लेम किए गए इंश्योरेंस का वह पोर्शन जो कंपनी हमें नहीं दे रही है, जो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रही है, उस अमाउंट को हम लोग कहाँ भेजेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। हम लोग समझेंगे इसको एग्जांपल के तौर पर। तो जब ये एक सिचुएशन होगा तो हम इसको एक चौथी एंट्री मान लेते हैं। चौथा, इंश्योर्ड गुड्स है लेकिन पार्शियली एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। तो एक वर्ड हम यहाँ पर लिख देते हैं, इंश्योर्ड गुड्स बट पार्शियली क्लेम एक्सेप्टेड। लेकिन जो क्लेम एक्सेप्ट किया गया वो फुल एक्सेप्ट नहीं हुआ, पार्शियली एक्सेप्ट हुआ। तो कुछ एक्सेप्ट हो जाना, कुछ नहीं होना। तो जो एक्सेप्ट नहीं हुआ सीधे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और इसके लिए हम लोग जो एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे या एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे तो क्या पास करेंगे? तो जितना हमारा क्लेम के रूप में एक्सेप्ट किया गया तो बस सेम एंट्री आएगी, ये दोनों लाइन सेम हो जाएगी। इंश्योरेंस क्लेम कह लें या इंश्योरेंस कंपनी कह लें, थोड़ा शॉर्ट में लेते हैं। जितना अमाउंट एक्सेप्ट हुआ उतना ही अमाउंट लिखेंगे उस लाइन में, और जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। और चूंकि ये भी डेबिट ही होगा, और टू लॉस ऑफ स्टॉक। अब कितना अमाउंट लिखेंगे? जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम के रूप में एक्सेप्ट किया था, हम जरा ब्रैकेट में देते हैं। यहाँ पर क्या लिखना है ब्रैकेट में? अमाउंट एक्सेप्टेड जितना एक्सेप्ट किया है कंपनी ने क्लेम के रूप में उतना, और ये पीएल में कौन चला गया इसको हम लिखते हैं अनएक्सेप्टेड। अनएक्सेप्टेड अमाउंट उसमें चला गया, और ये आ गया लॉस ऑफ स्टॉक में टोटल अमाउंट या फुल अमाउंट। तो हमने देखा इस प्रकार कि जब हमारे लॉस ऑफ स्टॉक इंश्योर्ड नहीं है तब क्या एंट्री होगी। जब हमारा लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ गुड्स का इंश्योरेंस नहीं है तो पहले एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट पूरे अमाउंट को लिखेंगे, और टू परचेजेस या कोई टू ट्रेडिंग अकाउंट भी लिख देता है, फुल अमाउंट आएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि क्या इस गुड्स का इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर मान लिया जाए कि गुड्स का ये जो लॉस ऑफ गुड्स है इसका इंश्योरेंस नहीं करा है, कम्प्लीटली नहीं हुआ है, वैसे हालत में सीधे इसको दोबारा हम लोग पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट। ये तब होगा जब गुड्स हमारा अनइंश्योर्ड है, ये तभी होगा। अगर इंश्योर्ड गुड्स है तब क्या होगा? तो ऐसे हालत में ये एंट्री नंबर 2 हम नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे वहीं पर। अब तब हम ये एंट्री नंबर 3 पास करेंगे। इंडिकेशन है इंश्योर्ड गुड्स। तो क्या एंट्री बनेगी? इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, और जितना क्लेम है एक्सेप्ट उतना अमाउंट लिखेंगे, और टू लॉस ऑफ स्टॉक फुल अमाउंट ये समाप्त कर देंगे। अच्छा, ऐसे भी घटना हो सकती है कि हमारे जितना हमने क्लेम किया वो पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट नहीं करे, तो जितना एक्सेप्ट नहीं करेगी उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालते हैं, और जितना अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है उसको तो क्लेम में डालेंगे, और फिर वही एंट्री पास करेंगे। देखना है यहाँ पर। तो 4 नंबर केस में यहाँ लिख दिए इंश्योर्ड गुड्स बट पार्शियली क्लेम एक्सेप्टेड। तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट या इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, वही अमाउंट जितना अमाउंट एक्सेप्ट करती है कंपनी, और जो नहीं करती एक्सेप्ट अनएक्सेप्टेड अमाउंट है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट के नाम से डाल देंगे, और पूरा लॉस ऑफ स्टॉक को
फुल अमाउंट डाल देंगे। तो ये तो हमारी बात होगी ऐसे। ये तो हमने जर्नल के एडजस्टमेंट के रूप में एंट्री कर दी है। देखते हैं कि जब फाइनल अकाउंट हम लोग बनाएंगे, फाइनल अकाउंट बनाते समय क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ये तो एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री हो गई। अब जब हम लोग फाइनल अकाउंट बनाने चलेंगे तो वैसे हालत में इसको कहाँ कहाँ लिखेंगे, इस चीज़ को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे। हम लोगों ने समझा कि कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। अगर हमारा लॉस ऑफ गुड्स है तो कैसे हम लोग एडजस्टिंग एंट्री को पास करेंगे, हमने समझ लिया। इंश्योर्ड गुड्स, अनइंश्योर्ड गुड्स, पार्शियली इंश्योर्ड गुड्स, तो ये तमाम बातों पर हमने चर्चा करी और कैसे हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे एडजस्टमेंट की। अच्छा, अब हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं और देखते हैं कैसे इसका फाइनल अकाउंट में हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे। अगर हमें फाइनल अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं फिर और देखते हैं कैसे हम लोग शो करेंगे इस अकाउंट में। चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हम ये मान लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रायल बैलेंस हम लोग लेते हैं। एक हमने ट्रायल बैलेंस यहाँ पर ले लिया, शॉर्ट में लिख देते हैं ट्रायल बैलेंस। और जैसे कि ये हमारा कॉलम बना है डीआर और सीआर का, मान लेते हैं कि हमारा ये परचेज जो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, परचेज हम मान लेते हैं कि ये 4 लाख है, ये मान लेते हैं। और कैपिटल भी हम कुछ मान लेते हैं, कैपिटल मान लेते हैं कुछ, ये सीआर बैलेंस होगा, ये 8 लाख है, तो देख ले मान लेते हैं। चलिए, ज़रूरत पड़ेगी इसके आगे चल के हमें। और इस तरह से अब बाहर इंफॉर्मेशन हमें दिया रहेगा आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस। जो इंफॉर्मेशन आउट ऑफ ट्रायल बैलेंस है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं या एडिशनल इंफॉर्मेशन कहते हैं। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में है उसका नाम हम लोग एडजस्टमेंट कहते हैं। उसकी एंट्री नहीं हुई है, एंट्री करनी होगी। तो अगर ऐसा हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन या एडजस्टमेंट, अगर एडजस्टमेंट ये बात लिखी है कि आग से इतने लाख का माल धन, हम नोट करते हैं, लॉस बाय फायर, लॉस ऑफ गुड्स, $20,000। ये 20,000 लागत के माल हमारा अग्नि से नष्ट हो जाता है, ठीक है। और इसमें बात लिखी हुई है अनइंश्योर्ड, अनइंश्योर्ड गुड्स से। अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें दिया है एडजस्टमेंट में कि 20,000 का माल आग से नष्ट हो गया जिसका कोई इंश्योरेंस नहीं है, तो हम लोग इस एडजस्टमेंट को अपने फाइनल अकाउंट में कैसे जगह देंगे, कहाँ जगह देंगे। तो ऐसे हालत में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हमारा यह ट्रेडिंग अकाउंट है, जैसे कि हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, और ये उसका कौन सा है, हो सकता है यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक हो सकता है ओपनिंग स्टॉक हो, और उसके बाद ये परचेज आ जाता है, परचेजेस। तो ये जो परचेजेज है इसी में से इस एबनॉर्मल लॉस को हमें माइनस करना है। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डीआर साइड में हमें परचेज से इसके पूरे अमाउंट को माइनस करना है। तो यहाँ पर पहले लिख दें कितना है ट्रायल बैलेंस में, 4 लाख माइनस लॉस ऑफ स्टॉक, ये 20,000। और ये माइनस करने के बाद हम आउटर कॉलम में जो बचेगा उसको हमने आउटर कॉलम में शो कर दिया। एक काम तो यहाँ करना पड़ा, हमें हर हालत में करना पड़ेगा, पूरा अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, चाहे गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो। हालांकि ये अनइंश्योर्ड है। अब एक बार यहाँ दिखाने के बाद सेकेंड बार हम लोग आएंगे
पीएल अकाउंट में। तो पीएल अकाउंट में कहाँ दिखलाएंगे? अगर इसी को हमने लंबा कर दिया होता तो हम उसी में दिखला सकते थे कंबाइंड में। चलो फिर भी अलग दिखा रहे हैं, कोई बात नहीं है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग आएंगे एक स्वतंत्र आइटम के रूप में, एक सेपरेट आइटम के रूप में इसको दिखलाएंगे। टू लॉस ऑफ स्टॉक, ये फिगर हमारा आ गया कितना? 20,000। चूंकि इंश्योरेंस इसका है नहीं, अमाउंट मिलने वाला है नहीं, और इस प्रकार हमने ये शो कर दिया। बस एडजस्टमेंट था, कम से कम 2 जगहों पर जाना चाहिए, 2 जगहों पर जा चुका है। एक बार आ चुका है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में 20,000 ये फिगर है यहाँ पर, और दूसरी बार फिर कहाँ चला गया है? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ आ चुका है, पूरा लॉस है। तो 2 बार ये हो चुका है। जो एडजस्टमेंट है कम से कम 2 बार आना चाहिए, जो आ चुका है। लेकिन ये जो परचेजेज है 4 लाख का, ये ट्रायल बैलेंस में है, इसलिए एक बार आएगा जो आ चुका है एक बार। तो इस प्रकार इस एडजस्टमेंट का हम लोगों ने काम कर दिया। अब ये मान लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं चीज़ को। अगर इसको हम ऐसे कर दें कि ये जो लॉस हुआ है 20,000 का, ये इंश्योर्ड गुड्स है। इंश्योर्ड गुड्स, इसका बीमा हुआ है, बीमा कराया है, जिसका हमें अग्नि से या आग से लॉस हो गया कितने का? 20,000 का। अगर ऐसा केस होगा तो जब बीमा कराया है तो हमें क्लेम करना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी से। हम लोग इसका हिसाब कर लिए, इतने लाख इतने हज़ार के माल नष्ट हो गया है, और हिसाब करने के बाद जो भी मेथड है, जो प्रोसेस है अप्लाई करने का इंश्योरेंस कंपनी में दावा ठोकने का, उस तरह हमने दावा ठोक दिया इंश्योरेंस कंपनी से कि इतने हज़ार का हमारा माल आग से जल गया है, अतः इसको एक्सेप्ट करके भुगतान किया जाए। अगर इंश्योरेंस कंपनी इस पूरी राशि को एक्सेप्ट कर लेती है, हमारे पूरे इस दावे को एक्सेप्ट कर लेती है, तब तो फ्यूचर में मिलने की आशा है हमें, और जो मिलने की आशा है वही हमारे लिए एसेट है। तो चलिए, वैसे हालत में मैंने फिर दोहरा दिया कि चाहे इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड, बीमा कराए हों चाहे नहीं कराए हों, ये जो पहली एंट्री है, जो पहली जो क्रिया है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में परचेज से माइनस करना है पूरा अमाउंट, वो तो होगा ही होगा। चलो हमने माइनस किया, तो माइनस तो ऑलरेडी है, ये तो रहेगा। सेकेंड बार कहाँ जाएगा? क्योंकि ये 20,000 जो लॉस है इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट कर ली है, हमें वापस करेगी फ्यूचर में। हमारा इंश्योरेंस क्लेम एक्सेप्ट कर लिए, वो इंश्योरेंस क्लेम हमारे लिए क्या है? एसेट है। तो पीएल अकाउंट में आने की तो बात है नहीं। तब कहाँ बात जाएगी? तब हम लोग बात करेंगे बैलेंस शीट की बात करेंगे। अब इसको हम लोग दिखलाएंगे, चूंकि एसेट है, हमें फ्यूचर में इंश्योरेंस कंपनी से मिलेगा, इसलिए बैलेंस शीट में हम लोग शो करेंगे। ये बैलेंस शीट के जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 2 पार्ट होता है, एक हो गया लायबिलिटी, एक हो गया एसेट, और ये करंट एसेट। जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं फिक्स एसेट, करंट एसेट, तो करंट एसेट के हेडिंग में इसको हम लोग दिखलाएंगे किस नाम से? इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, या उस इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, जो भी नाम होगा, इन दोनों में कोई एक रहेगा। या तो ये रखेंगे या फिर ये रखेंगे, दोनों हालत में हमें फ्यूचर में मिलना है। और ये रुपया कितना मिलना है हमको? फ्यूचर में मिलना है ये 20,000। आउटर कॉलम में इसको दिखला देंगे। तो देखा आपने, एडजस्टमेंट में है 2 बार लिखना चाहिए, 2 बार जा चुका है। एक बार यहाँ आ चुका है 20,000, और एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में आ चुका है 20,000। और इस प्रकार ये एडजस्टमेंट का काम हमने पूरा कर दिया, एडजस्टमेंट का काम पूरा कर दिया। अच्छा, एक केस और देखते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। ये इंश्योर्ड गुड्स है, पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया हमारे दावे को, हमारे क्लेम को फुल एक्सेप्ट किया है, तब ये दशा है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी इंश्योरेंस कंपनी है, उसको कहीं डाउट लग रहा, सस्पिशियस घटनाएं घटी हैं, जो सस्पिशियस जो हमारा वो है सर्कमस्टांसेज हैं आग लगने के, तो उसको लगा कि नहीं ये 20,000 का लॉस नहीं है, भले आप क्लेम करो 20,000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी सहमत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि हम तो भाई 16,000 ही मानेंगे,
आपका जो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक है वो 16,000 का है भाई, मान लो। लेकिन हमारे हिसाब के अनुसार तो लॉस आ रहा 20,000, बट इंश्योरेंस कंपनी हमारे क्लेम को एक्सेप्ट कर रही है मात्र 16,000, 16,000। तब तो 4,000 हमारा गड़बड़ है, वो तो मिलेगा नहीं, अब कहाँ जाएंगे हम। इसलिए ऐसे दशा में इसको हम लोग कह सकते हैं पार्शियली एक्सेप्ट किया इंश्योरेंस कंपनी ने। हमारे जो इंश्योरेंस क्लेम है वो पार्शियली एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। चलिए ठीक है, तो जो पोर्शन हमारे क्लेम का एक्सेप्ट नहीं हुआ वो तो लॉस हो जाएगा। तो वैसे हालत में हम लोग यहाँ कर दें, थोड़ा सा सवाल को चेंज कर दे रहे हैं यहाँ पर। अगर हम सवाल को चेंज कर दें, थोड़ा सवाल को चेंज करते हैं कि इंश्योर्ड गुड्स तो है, क्लेम एडमिट किया गया, क्लेम एडमिटेड, बट इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट्स ओनली ₹16,000। क्लेम हमने जब क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी से तो उसने सिर्फ 16,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया है। तब क्या करेंगे, ये एंट्री तब भी होगी, द फुल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक विल बी डिडक्टेड फ्रॉम परचेज ऑन द डियर साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, फुल अमाउंट वेदर गुड्स आर इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड। वो काम हमने कर दिया। एंड सेकेंडली हम लोग आएंगे पीएल अकाउंट में। अगर पीएल अकाउंट हमारा ऐसा होता है, सपोज कर लेते हैं कि ये पीएल अकाउंट है, तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में इंश्योरेंस क्लेम का वह पोर्शन जो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, दैट पोर्शन ऑफ इंश्योरेंस क्लेम विच इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी एंड दिस इज आवर डायरेक्ट लॉस एंड हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो अनएक्सेप्टेड हमारा क्लेम है, जो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको हम लोग कहाँ शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। वही हमारा है लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से। कितना फिगर, 20,000 का हमने क्लेम किया था, इंश्योरेंस कंपनी 16,000 मान रही है, तो 4,000 को नहीं मान रही है, एक्सेप्ट नहीं किया। उस 4,000 को हमने कहाँ शो कर दिया, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में। ये भी काम हो गया। और ये 16,000 हमें फ्यूचर में मिलने की आशा है और इसलिए हमारे एसेट है, तो बैलेंस शीट के किस साइड में, एसेट साइड में हम लोग इसको ले लेंगे। किस नाम से, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से, या इंश्योरेंस कंपनी के नाम से, जिस नाम से आपने बना रखा होगा। कितना फिगर, 16,000। एक कमाल की बात है कि यह एक ऐसा एडजस्टमेंट बन गया, जब लॉस हो, इंश्योर्ड गुड्स हो, कंपनी इंश्योरेंस कंपनी कुछ एक्सेप्ट करती हो पार्शियली, तो वैसे दशा में 3 जगहों पर लिखा जाएगा, वो 3 फिगर लिखे जाएंगे। अब कैसे, ट्रेडिंग अकाउंट में देखना, डेबिट साइड में 2,000 लिखे गए हैं, दिस इज द फुल अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक। और फिर प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में वह पर्सन है जो इंश्योरेंस कंपनी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, दैट इज फाइनली आवर लॉस, दिस इज द लॉस ऑफ आवर बिजनेस इंटरप्राइज। और ये देखना बैलेंस शीट के एसेट साइड में 16,000, तो 3 फिगर 3 जगहों पर है। यहाँ है 2,000 का फिगर, पीएल में है 4,000 का फिगर, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में है 16,000 का फिगर। तो 3 जगहों पर है 3 फिगर है। ये भी एक बहुत ही पिकुलियर बात है। तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई होगी। अगर यही आइटम, यही इंफॉर्मेशन लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर होता, अब तक हम बात कर रहे थे कि एडजस्टमेंट के रूप में है, आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, तो हम लोग कैसे इसका ट्रीटमेंट करेंगे। तो सिचुएशन हमने बता दिया, जब अनइंश्योर्ड गुड्स हो क्या होगा, इंश्योर्ड गुड्स और फुल्ली हमारा इंश्योरेंस क्लेम एडमिट किया जाए तो क्या होगा, इंश्योर्ड गुड्स है लेकिन पार्शियली क्लेम एडमिट हो तो क्या होगा।
ये पूरा बता दिया और फाइनल अकाउंट में कहाँ कहाँ हम लोग दिखलाएंगे हमने बात कर दी। लेकिन जब यही लॉस ऑफ स्टॉक, अगर यही लॉस ऑफ स्टॉक हमारे किस में हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर हो, इसका मतलब वो एडजस्टमेंट नहीं है तो कहीं भी जाएगा तो एक बार जाएगा। तो थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट करते हैं। सपोज ये हमारे एडजस्टमेंट नहीं है, अगर एडजस्टमेंट होगा तो क्या एंट्री करेंगे, कहाँ कहाँ शो करेंगे, हम लोगों ने इस पर डिस्कस कर दिया। अगर यही आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो कैसे हो सकता था? अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर होता तो ऐसे होता, लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से हो सकता है, या लॉस बाय फायर के नाम से हो सकता है, या लॉस बाय थेफ्ट के नाम से हो सकता है, या लॉस बाय पिलफरेज के नाम से हो सकता है, या एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक के नाम से हो सकता है। बस एबनॉर्मल लॉस है, डिफरेंट नाम से हो सकता है। और ये कहाँ है? ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है। तो जब ट्रायल बैलेंस के अंदर है, लॉस है, तो जाहिर सी बात है डेबिट साइड में होगा। और ये एंट्री कितने की थी? ये लॉस हमारा 20,000 के है और ट्रायल के अंदर है। हाँ, देखना वही चीज़। अगर इंश्योरेंस इसका नहीं था तो ऐसे दिखाई पड़ेगा, इंश्योरेंस नहीं है तो ऐसे दिखाई पड़ेगा। तो एक ही बार इसकी एंट्री करनी है। कहाँ करेंगे? इस लॉस ऑफ स्टॉक को सीधे कहाँ ले जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। यानी अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर आप इसको ले लेना। इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, सीधे कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कब? अगर इसका इंश्योरेंस नहीं हुआ है तब। कहीं इसका इंश्योरेंस है, अगर इसका इंश्योरेंस है तब कहाँ जाएगा? अगर इंश्योरेंस होता तो शायद ये वर्ड यहाँ पर नहीं होता, ट्रायल बैलेंस के अंदर आता तो ये वर्ड ना होकर के ऐसे हो जाता कि लॉस अब काहे लिए? एंट्री हो चुकी है, लॉस तो है नहीं, तो इंश्योरेंस क्लेम के नाम से दिखाई पड़ता। वैसे दशा में सीधे कहाँ चला आता? बैलेंस शीट के 20,000 है ना, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में आता है और एक ही बार में और ये एंट्री रहती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर ये लॉस ऑफ स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है और इसका इंश्योरेंस नहीं है तो पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा, और इसका इंश्योरेंस है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। लेकिन एक बार ये पक्का ध्यान रखना है। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे कि अगर हमारा लॉस ऑफ फिक्स एसेट है, अब तक हमारी बात चल रही थी कि लॉस ऑफ स्टॉक या लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट, एक्सीडेंट, अर्थक्वेक, फायर, इस तरह की बात है। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक या एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स, तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, कैसे फाइनल अकाउंट में उसको जगह मिलेगी, कहाँ कहाँ लिखेंगे। तो इस प्रकार एक कंप्लीट चैप्टर आप समझ गए इस चीज़ का। लेकिन सेकेंड में हम बात करने वाले हैं कि अगर वही हमारा लॉस ऑफ फिक्स एसेट होता तो वहाँ भी बात उठती। अगर एबनॉर्मल लॉस ऑफ फिक्स एसेट है हमारे बिजनेस में और वो अनइंश्योर्ड है तो क्या करेंगे, इंश्योर्ड है तो क्या करेंगे, इस पर हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉल में। थैंक यू।